डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज हम बाजरा पर्ल मिलेट की 3 डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। पहली है स्मट ऑफ बाजरा, सेकंड है एरगट ऑफ बाजरा और थर्ड है ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। स्मट ऑफ बाजरा पेनिसिटम टाइफॉइडिस या पर्ल मिलेट का जो स्मट है यह जनरली कुछ राइस ग्रोइंग कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान और मेसोपोटामिया में रिपोर्ट किया था। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके जो प्रिवलेंस है वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई गई है। जनरली इससे जो लॉसेस हैं दैट इज़ लेस देन 1% या फिर नियरली टू 30% है। तो मतलब लॉसेस कम भी हो सकते हैं, बट इन सम एरियाज देयर मे बी considerable losses due to the disease. The smut of bajra is reported from some of the countries and some of the rice growing areas of India. When we go for the symptoms, अगर हम symptoms के बारे में बात करें तो कुछ जो individual grains हैं और जो है irregularly distributed in an ear are infected. कुछ जो grains हैं वह ही infected होते हैं और वह ईयर में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके जो सोराई होते हैं वो ओवल होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं और जनरली 2 to 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेन होते हैं। जो सोराई हैं 2 से 3 टाइम्स होते हैं ग्रेन की साइज़ के। जो सोराई हैं वह 3 से 5 mm लॉन्ग होते हैं और उन एक डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, जो कि मेच्योरिटी के टाइम पर ये मेम्ब्रेन रप्चर होती है और इसमें से स्पोर्स बाहर आते हैं। जो स्पोर्स या सोराई है वह ब्राइट ग्रीन से लेकर ब्लैक कलर तक की होती है एज सीन इन द डायग्राम। पूरे जो ईयर है उसमें कुछ जो पार्ट्स ब्लैक है, अनइक्वल या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। सम ऑफ द ग्रेन्स आर इन्फेक्टेड। यहाँ पर ब्लैक कलर के सोराई डेवलप हो जाते हैं। ये जो सोराई है कम्प्लीटली इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है डार्क ब्राउन कलर की। मेच्योरिटी पर ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाती है और इसमें से स्पोर मास बाहर आ जाता है स्पोर बॉल के रूप में, और ये स्पोर्स फिर फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाते हैं और सरफेस पर बाहर आते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इज टाइलोपोस्पोरियम पेनिसिलियरी। इट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू द सोरस, मतलब ये सोरस के अंदर जो वॉल है उसके अंदर ही रहता है और वहाँ पर फंगल होस्ट टिश्यू और फंगल हाइफा है वह क्लोज कॉम्बिनेशन में रहते हैं। उसके चारों तरफ पाउडरी स्पोर मास रहता है। जो ये मास है ग्रेन्युलर और ब्लैक कलर का होता है। ये एक स्पोर बॉल के रूप में होता है और यह बॉल जो है परमानेंट रहती है, अबाउट 100 to 150 म्यू इन डायमीटर होती है। स्पोर जो होता है वह ग्लोबोस टू सब ग्लोबोस होता है, ओवॉइड होता है, लाइट ब्राउन होता है, स्मूथ होता है और 6 to 12 म्यू इन डायमीटर होता है। डिजीज साइकिल और जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं दीज आर इज फॉलोस। जो फ्लोरल इन्फेक्शन होता है वह इनिशियली स्पोर से द्वारा हो जाता है जो कि सॉइल में उपस्थित होते हैं। उसके बाद जो स्पोर्स हैं वह जब स्पोर मास रिलीज हो जाता है तो वह इन्फेक्टेड नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। फंगस सबसे पहले ओव्यूल्स में न्यूसेलस के द्वारा जाती है और वहाँ पर मेसोफिल में जाती है, जो कि वहाँ पर अपने आप को ग्रो करती है। ये जो फंगस है ओवरी में न्यूसेलस के थ्रू एंटर करती है और ईयर तक डायरेक्ट नहीं जाती है। जो स्पाइकलेट्स हैं वो बहुत सबसे ससेप्टेबल होते हैं बिफोर एंथर एंड स्टिग्मा इमर्ज। एंथर और स्टिग्मा के इमर्ज होने से पहले जो स्पाइकलेट्स है वह ससेप्टेबल होते हैं। वंस द फ्लावर आर पॉलिनेटेड, even subsequent entry of viable smut spore in the ovary after successful pollination doesn't produce much infection। मतलब वंस पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद इसका जो इन्फेक्शन है वह न्यूसेलस के अंदर नहीं हो सकता है, वहाँ से इसकी एंट्री नहीं होती है। आफ्टर पॉलिनेशन इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। Further infection in an already fertilized ovary doesn't take place because of the production of organic acid in the fertilized ovary, which may be toxic to the fungal invasion। तो ओवरी में जब तक पॉलिनेशन नहीं होता है
तब तक उसमें न्यूसेलिस के थ्रू ये स्पोर एंटर करते हैं और वहाँ पे फंगल हाइफा डेवलप करते हैं. वंस द एंथर एंड स्टिग्मा अपीयर्स एंड पॉलिनेशन अकर्स, ओवरी गेट फर्टिलाइज्ड, तो वहाँ पर फिर ये न्यूसेलिस के थ्रू उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विच मे बी टॉक्सिक टू द स्पोर्स. जो स्पोर स्मट बॉल्स हैं वह सॉइल में रहती है और दे कैन पेरिनेट फॉर द नेक्स्ट सीजन के लिए ये वहाँ पे सॉइल के अंदर परसिस्ट कर सकती है. वहाँ पर ये स्पोरिडिया का मास बनाती है जो कि एयरबोर्न हो सकता है और अप टू ईयर तक ये पहुँच सकता है. डिजीज साइकिल को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले एयरबोर्न स्पोरिडिया, स्पोर माल्स इन द सॉइल है, सोराई इन द ईयर है एंड फ्लोरल इन्फेक्शन है. ऑफ सीजन में क्या है कि स्पोर्स बॉल्स जो सॉइल में प्रेजेंट रहती है, उसके बाद एयरबोर्न स्पोरिडिया मिलते हैं, वहाँ से ये एयरबोर्न स्पोरिडिया फ्लोरल को इन्फेक्शन करते हैं, उसके बाद अगेन वहाँ सोराई डेवलप करते हैं और वह जो सोराई है वह स्पोर बॉल के रूप में सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहती है. डिजीज़ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रामकृष्णन ने बताया कि सीड ट्रीटमेंट हैज़ गिवन द कंसिडरेबल रिजल्ट्स. इसको एग्रोनॉमिकली इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे कोई मेथड्स नहीं हैं एंड कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है वह भी ससेप्टिबल पाई गई है. दैट्स वाई इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उनको भी ग्रो किया गया. दूसरे कंट्रोल मेजर्स हैं रिमूवल ऑफ डिजीज्ड ईयर, क्लीन सीड, हॉट वेदर, डीप प्लोइंग, field sanitation and crop rotation. Use of resistant varieties is recommended. Intercropping of मूंग bean with pearl millet reduces smut incidences. मतलब जो बाजरे के साथ बीच में मूंग का अगर ग्रो किया जाए सेम फील्ड में तो इससे स्मट इंसिडेंसेस कम होने के चांसेस रहते हैं. कुछ जो है फंजीसाइड्स लाइक कार्बोक्सिन, कैप्टाफोल और कार्बेंडिजिम, यह अगर फ्लावर बूट स्टेज पे अगर हम इसको स्प्रे करें तो डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है. तो दिस इज स्मट डिजीज ऑफ बाजरा. नाउ देयर इज अनदर डिजीज ऑफ बाजरा, एरगट ऑफ बाजरा, एरगट ऑफ पर्ल मिलेट. दिस डिजीज हैज assumed great importance due to the disease that is ergot of bajra. It is of importance recently due to its occurrence on the new high yielding bajra hybrids. इसका जो occurrence है जो नए high yielding bajra hybrids हैं और especially it is reported from the South India. जो hybrids नए grow किए गए हैं उसमें यह disease report की गई है. It was first reported in India in 1956 from South Satara area of Maharashtra and it is related to the importance of disease to the introduction of susceptible hybrids HB1 and HB2. When HB1 and HB2 hybrids were introduced to the field, the disease was reported and इसको सबसे पहले सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र से रिपोर्ट किया गया था. इसके जो है सम सीवियर एपिफाइटोटिक्स कुछ दूसरे स्टेट्स में भी ऑब्जर्व किए गए हैं, जस्ट लाइक दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास इत्यादि में भी ये डिजीज़ है यह पाई गई है. इन एडिशन टू इंडिया दूसरे जो बाजरा ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसको रिपोर्ट किया गया है. दीज आर सम अफ्रीकन कंट्रीज जस्ट लाइक गैम्बिया, घाना, नाइजीरिया, रोडेशिया, सेनेगल, तंजानिया एंड जाम्बिया. Several workers have stated that the losses due to this is not enormous. Means यह जो अगर सीड मेच्योरिटी के टाइम पर अगर ये डिजीज़ होती है तब यह ज़्यादा लॉस करती है, अदरवाइज इससे ज़्यादा लॉसेस नहीं पाए गए हैं. दे इंक्लूडेड द एवरेज इंसिडेंस टू बी 62.4% विद 58.4% ग्रेन लॉस. और कुछ जो ससेप्टेबल वेराइटीज़ हैं उसमें 49.3% इंसिडेंसेस हुए हैं एंड लॉसेस हो occurred up to 41.7%. Generally, there are several reports that human beings and cattle being poisoned by the ergot. Means ergot produce एक ergot की जो स्क्लेरोशिया है उसके थ्रू एक एर्गोटॉक्सिन बनता है. इट्स एन एल्कोलॉइड और इसके द्वारा ह्यूमन बींग्स और कैटल्स हैं वो पॉइजनड हो जाते हैं. जो पर्ल मिलेट एल्गल स्क्लेरोशिया है इसके यह
जो है वाटर सोल्यूबल एल्कलॉइड्स बनाता है, जो कि दूसरे एर्गट्स के जो एल्कलॉइड्स हैं उससे डिफरेंट होता है। इट इज़ एन डिजीज़ ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सिम्टम्स की बात करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन each infected spikelet starts exuding small droplets of pinkish or light honey colored fluid called honeydew stage। सबसे पहले हर एक जो इन्फेक्टेड स्पाइकलेट है उसमें से कुछ ऊजिंग होती है, उसमें से कुछ बाहर निकलता है, स्मॉल ड्रॉपलेट बाहर निकलती है, जो कि या तो हनी ड्यू स्टेज कहते हैं इसको हम डिजीज़ की। जैसे जैसे डिजीज़ आगे बढ़ती जाती है तो ये ड्रॉपलेट डार्कर होती जाती है और ये ग्लूम्स में से बाहर आने लगती है। ये जो डार्क स्ट्रक्चर है इसको स्क्लेरोशिया कहा जाता है, जो कि एक एल्कलॉइड एर्गोटॉक्सिन, एर्गोटेमाइन एंड एर्गोमेट्रिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अगर इसका एसिमिलेशन, इस एल्कलॉइड का एसिमिलेशन ब्लड में हो जाए, ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनिमल या फिर मैन, तो एक डिजीज़ कॉज होती है इससे, जिसको एर्गटिज्म कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इज हनी ड्यू लाइक ड्रॉप्स ऑन दैट कम आउट फ्रॉम द स्पाइकलेट, जो कि हनी ड्यू स्टेज कहते हैं उसको, एंड लेटर दीज बिकम इनटू द ब्लैक कलर्ड स्क्लेरोशिया, के बाद में ये ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया के रूप में डेवलप हो जाते हैं। और ये स्क्लेरोशिया के है जो कुछ एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, एंड वंस दीज आर इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर ये एर्गोटिज्म नाम की डिजीज़ कॉज करते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एर्गट ऑफ पाजिया, तो यहाँ पे देयर वाज सम कन्फ्यूज़न इन द ओल्डर टाइम। इसके बाद कुछ ने जो एर्गट फंगस दैट अकर इन इंडिया एंड एग्री किया इस पर, इट इज़ क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस एंड नॉट क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला। यह जो है कॉनिडिया, इसके हाइलिन होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, ब्रॉडली फैल्केट होते हैं, जिसकी साइज़ डिफरेंट होती है। अगर लाइफ साइकिल जो है इसकी क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया के जैसी ही होती है, इसमें भी हनी ड्यू स्टेज है, इट इज़ फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया का कुछ मेजरमेंट है, 3.6 से 6.1 इंटू 1.3 से 1.8 mm का होता है, जो कि जर्मिनेट होता है अप टू 16 फ्लैशी पर्पलिश स्टाइप्स के रूप में यह जर्मिनेट होता है। इन स्टाइप्स के ऊपर पेरीथीशियल स्ट्रोमा पाए जाते हैं टिप के ऊपर। जब हम इस कैपिटुलम का सेक्शन देखते हैं तो इसके अंदर पायरीफॉर्म पेरीथीशिया निकलते हैं, और जो पेरीथीशियम है इसके अंदर देयर आर सेवरल एसाई विच आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैपरिंग टुवर्ड्स द बेस। हर एक पेरीथीशियम में बहुत सारे एसाई निकलते हैं और वह पॉइंटेड होते हैं एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द बेस होते हैं। एवरी मेच्योर एसाई कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स विच आर लॉन्ग फिलीफॉर्म हाइलिन एसेप्टेड होते हैं। These uninucleate ascospores germinate to produce the primary and secondary conidia। तो स्क्लेरोशिया से जर्मिनेट होकर स्टाइप्स निकलती हैं। स्टाइप्स के अंदर पेरीथीशिया होते हैं और हर एक पेरीथीशिया के अंदर एसाई होते हैं। इन एवरी एसाई देयर आर 8 एस्कोस्पोर्स, जो कि अलग अलग जो पर्टिकुलर एक मेजरमेंट के होते हैं, फिलीफॉर्म हाइलिन एंड एसेप्टेड होते हैं। ये जो एस्कोस्पोर्स हैं यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोनिडिया का डेवलप करते हैं। कोनिडिया है स्मॉल डार्क ग्रे और वाइटिश इनसाइड होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ फ्लू स्क्लेरोशिया आफ्टर 45 डेज व्हेन केप्ट इन स्टेराइल एंड मॉइस्ट सॉइल। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि एक स्क्लेरोशिया को अगर मॉइस्ट सॉइल के अंदर रखा जाए, स्टेराइल सॉइल में, तो ये 45 डेज के अंदर ये जर्मिनेट करते हैं। डिजीज साइकिल जो है कोनिडिया जो है ये रिमेन वायबल अप टू 13 मंथ्स, बट इट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड। तो एर्गट डिजीज़ है दैट स्प्रेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर मेनली बाय द मिक्सचर ऑफ स्क्लेरोशिया बॉडीज विद द सीड्स। जनरली ये वायबल तो रहते हैं 13 मंथ्स तक, बट दिस इज़ नॉट फाइंड आउट द प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज़। इसको प्राथमिक कॉज नहीं बताया गया है डिजीज़ का, जबकि सीड्स के साथ जो स्क्लेरोशिया मिक्स होकर ट्रेवल कर जाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, these are the reason of ergot disease. And according to him, the sclerotia get mixed with the soil along with the seed and they germinate then by 30 to 45 days. वह जो सीड के साथ स्क्लेरोशिया होते हैं
जब बीज उगाया जाता है तब स्क्लेरोशिया 30 से 45 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं एंड इट कोइंसाइड्स विद द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। इतने ही दिनों में उसमें फ्लावरिंग आ जाती है, देन दे रिसीव फ्लावरिंग आ जाती है। तो ये भी अपने स्पोर से जो फ्लावर्स तक पहुंचा देते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। जो सेकेंडरी स्प्रेड है डिजीज़ का, वह फेवरेबल कंडीशंस में वेरी रैपिडली होता है। इट अपीयर्स दैट सेकेंडरी स्प्रेड अकर्स मेनली थ्रू द कॉनिडिया प्रोड्यूस इन द हाई नंबर इन हनी ड्यू एंड हनी ड्यू जो स्टेज होती है वहाँ पर जब कॉनिडिया बनते हैं तो वह एयर और रेन के द्वारा स्कैटर्ड हो जाते हैं और ये मेनली स्टिग्मा तक लिए जाते हैं, जहाँ पर ये थिन ओवरी वॉल के थ्रू अंदर एंटर कर लेते हैं। मीन्स हियर ऑल्सो द इन्फेक्शन अकर्स थ्रू द ओवरी, बट यहाँ पर ओवरी में ओवरी वॉल के थ्रू इन्फेक्शन होता है और जबकि स्मट में न्यूसेलस के थ्रू एंट्री होती थी। It takes about 5 to 6 days to develop honeydew and 2 to 3 generations may be completed up to anthesis period। जब तक एंथेसिस होता है तब तक 2 to 3 generations of conidia production complete हो जाते हैं। Once the fertilization is done, यहाँ भी इन्फेक्शन एरगेट के द्वारा नहीं किया जा सकता है, स्पाइकलेट्स इन्फेक्टेड नहीं होगी। वंस द pollen grains आर शेड एंड पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद इन्फेक्शन नहीं होता है। इवन द फर्टिलाइज्ड ओवरी of susceptible sorghum are not diseased. It means there is an analysis that influence of meteorological factors along with the meteorological factors plus the presence of inoculum is important in the secondary spread. डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करें तो दिस द फर्स्ट वन इज़ कल्चरल मेथड्स, फील्ड सैनिटेशन है, क्रॉप रोटेशन है, स्क्लेरोशिया फ्री सीड्स ग्रो करने चाहिए। जो सॉइल है उसमें लॉन्ग टाइम के लिए पैथोजन सर्वाइव करता है, इसीलिए डीप प्लॉइंग इज़ नेसेसरी। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज सजेस्टेड, मूंग बीन के साथ इसको लगाया जाए। देन सीड ट्रीटमेंट से सीड्स को 20 से 32% सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डिप करके रखें तो जो स्क्लेरोशिया है वह ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड। केमिकल मेथड अगर देखें तो इट्स बीइंग जस्ट बिकॉज द पर्ल मिलेट इज़ अ फूड क्रॉप फॉर पुअर फार्मर्स ऑफ सेमी एरिड एंड एरिड जोन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिजीज देयर। तो उनके लिए केमिकल जो है वह इकोनॉमिकल नहीं होता है, फिर भी कुछ स्प्रे फंजीसाइड्स हैं वह सजेस्ट किए गए हैं, जैसे जीरम है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जिनेब है। इसको 5 to 7 डेज़ के इंटरवल पर अगर दिया जाए या फिर जस्ट बिफोर द ईयर हेड इमरजेंस अगर इसको दिया जाए तो यह क्योर हो सकती है। इस तरह से बेविस्टिन, बेंडलेट, ब्रिस्टेन इत्यादि को भी ये भी पार्शियल केमिकल कंट्रोल के रूप में काम में आ सकते हैं। जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, ICRI-SAT ने कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इसकी एक रेजिस्टेंट लाइन इसकी डेवलप करी है जो कि स्मट और एरगेट दोनों के लिए इफेक्टिव बताई गई है। दिस डेफिनेट कोरिलेशन बिटवीन द स्टेज ऑफ फ्लावरिंग एंड इन्फेक्शन। तो पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स अगर बिफोर कर दिया जाए तब भी इन्फेक्शन का जो चांसेस है वह रिड्यूस किया जा सकता है। एंड दैट द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। इट्स एन जो है यह फ्यूजेरियम रोजियम इज अ पोटेंशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया के अगेंस्ट एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है, दैट इज फ्यूजेरियम रोजियम। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल। अगर इसको अगर हम स्प्रे कर दिए जाएँ तो ये 50% तक तो स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन को रिड्यूस कर सकता है। तो दिस इज अबाउट द एरगेट डिजीज ऑफ बाजरा। Now the third disease of the syllabus is green ear disease of bajra. It is a common disease and has been reported from several countries like India, Iran, Israel, China, Fiji, Japan and other countries where bajra crop is grown. It's very common. In India सबसे पहले बटलर ने इसको रिपोर्ट किया था, but at that time it doesn't caused much damage to the crop. But later उत्तर प्रदेश में जब इसको देखा गया तो वहाँ पर ये कंफर्म की गई। उसके बाद इट इज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द ऑल द स्टेट्स ऑफ बाजरा ग्रोइंग ऑफ इंडिया। इसका जो इफेक्ट है इट इज़ स्पोरेडिक इन नेचर, कॉजिंग नॉट मच डैमेज टू द क्रॉप एक्सेप्ट इन लो लाइंग फील्ड्स। ये ज़्यादा
लॉस नहीं करते हैं, बट बाद में कुछ साइंटिस्ट ने लॉसेस अप टू 27 to 30% हैज़ बिन रिपोर्टेड बाय सम साइंटिस्ट्स। इसके जो सिम्टम्स हैं 2 स्टेजेस में आते हैं। द डाउनी मिल्ड्यू स्टेज इज प्रोमिनेंट ऑन द लीफ एंड द ग्रीन ईयर स्टेज है जो कि इन्फ्लोरेसेंस में आती है। तो 2 स्टेजेस है, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और ग्रीन ईयर स्टेज। द ग्रीन ईयर स्टेज इज मोर प्रोमिनेंट और उसी के द्वारा ये डिजीज़ का नाम ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा रखा गया है। ये जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है इट इज़ इफेक्टेड एंड चेक्ड बाय द प्लांट्स अपीयर, जो है प्लांट्स जो है दैट अपीयर स्टन्ड एंड सिक, पेल येलो इन कलर। यंग प्लांट्स में भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जनरली जो लीव्स हैं वो क्लोरोसिस हो जाती है, उसके ऊपर लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिक्स बन जाती है, उसकी लोअर सरफेस जो है वहाँ पर डाउनी ग्रोथ नज़र आने लगती है। उसके कुछ समय बाद जो क्लोरोटिक एरियाज है दैट टर्न इनटू ब्राउन, और इन एडवांस स्टेजेस में लीफ श्रेडेड हो जाती है, मतलब कहीं कहीं जगह से वह गिर जाती है। उसके बाद जो है प्लांट अनब्रांच रह जाता है और ये डिजीज़ जो है नोडल बर्ड को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से उसमें एबनॉर्मल कैरेक्टर्स बन जाते हैं। लीव्स में कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी आते हैं। जनरली जो ग्रीन लीव्स हैं वह पार्शली या होली उसका कलर ब्राउन या वाइट होने लग जाता है। इसकी वजह से यह जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रॉपर प्रक्रिया को ज़्यादा प्रॉपर नहीं कर पाती है। ओल्डर प्लांट्स में जहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जाता है वहाँ पर जो लीफ का कलर है उसके साथ साथ लीफ में ट्विस्टिंग, फोल्डिंग और श्रेडिंग भी होने लग जाती है। ओल्डर प्लांट्स में जहाँ पर ग्रीन ईयर्स हैव बीन फॉर्म्ड, द अपर लीव्स आर मोस्टली ब्राउन एंड स्प्लिट एंड लार्ज नंबर ऑफ लीव बर्ड्स जो है वो डेवलप इनटू द लार्ज मास ऑफ वाइट और ट्विस्टेड ब्राउन लीव्स। पहले तो यंग स्टेजेस में होती है, उसके बाद जो ओल्ड स्टेजेस है वहाँ पर भी ट्विस्टेड ब्राउन लीव्स में जो ग्रीन लीव्स है वह कन्वर्ट हो जाती है। जब इन्फ्लोरेसेंस होता है तब ये डिजीज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वह ग्रीन लीफी मास में जो कन्वर्ट हो जाता है और वो जो ईयर है वह ग्रीन लीफी ईयर बन जाता है। जो पूरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ट्विस्टेड लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ईयर की जगह ग्रीन लीफी मास अपीयर होता है एंड हेंस द नेम सजेस्ट ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ द बाजरा। जो है कुछ जो फॉलोइंग जो ग्रीन ईयर्स हैं इसको क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज नंबर 1 एंटायर ईयर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रीन लीफी मास। सेकंड, जो लोअर पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वह भी ग्रीन लीफी बन जाता है, पर जो अपर पार्ट है वहाँ पर सीड्स मे बी प्रेजेंट देयर। तीसरा, जो इन्फ्लोरेसेंस है वह कम्प्लीटली सप्रेस हो जाता है, इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनता है और स्मॉल बंच के रूप में अपीयर होता है। तो इसकी वजह से फ्लोरेट्स में और उसके फ्लोरल पार्ट्स में बहुत कंसिडरेबल चेंजेस आता है। स्पाइकलेट्स कंटोर्ड हो जाती है और हाइपरट्रोफाइड हो जाती है। जो नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स में चेंज फ्रॉम नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स चेंज हो सकते हैं 1 to 2 इन द सेम पेडिकल। यह बहुत कॉमन फीचर होता है डिजीज़ का। जो फर्टाइल पार्ट है स्टेमन्स और कार्पल से वह भी स्टेराइल रह जाते हैं और वह भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैग लाइक स्ट्रक्चर्स में। स्टेमन्स जो हैं वो ब्राउन लेदरी दिखते हैं और पॉइंटेड बॉडीज आ जाती है जिसमें ये फिलामेंट और एंथर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। सीवियरली जो अटैक्ड प्लांट्स होते हैं उसमें कार्पल्स भी रेयरली डेवलप होते हैं और वहाँ पर भी लीफी शूट्स हॉर्न्स लाइक डेवलप हो जाते हैं और दिस में भी एट्रीब्यूटेड टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू। जो टिश्यू है कार्पल छोटा होता है पर उसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया होने से वह ग्रीन लीफी प्रोमिनेंट मास में कन्वर्ट हो जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। यह एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है और यहाँ पर इसकी कंप्लीट जो डिजीज साइकिल है वह प्रेजेंट दिख रही है। इसके 2 फेजेस बताई गई है, एक एक्टिव फेज और एक है डोमिनेंट फेज। अगर हम डोमिनेंट प्रोमिनेंट फेज की बात पर जो पेरिनेशन फेज है उसमें माइसिलियम जो सीड में प्रेजेंट है एंड बोर्न ऑन द डिजीज ईयर ये यहाँ पर ग्रो करता है और ऊ स्पोर जो है वह सॉइल के साथ लीफ में रह जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ ऊ स्पोर के बाद एक्टिव फेज की अगर हम बात करें तो ऊ स्पोर के बाद इन्फेक्शन जो है अंडरग्राउंड पार्ट्स की जर्म ट्यूब्स अंडरग्राउंड पार्ट्स में जर्म ट्यूब्स बना देता है और वह माइसिलियम में चला जाता है या फिर कुछ जो माइसिलियम सीड्स में प्रेजेंट है वह भी ऊपर ग्रो करने लगते हैं और वहाँ पर जो फंगल हाइफे की सिस्टमिक ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद सिस्टम अपीयर ऑन द होस्ट पर सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। उसके बाद वापस ऊ स्पोर्स डेवलप करते हैं और ऊ स्पोर्स पुनः
ज़मीन में रेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक जो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन भी एक चलता है। तो होस्ट पर जब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स पर। उसके बाद जिसको स्पोरेंजिया है वो डाउनी मिल्ड्यू के रूप में, फंगस के रूप में ग्रो करते हैं। उसमें से जू स्पोर्स निकलते हैं, वो जर्मिनेशन करते हैं और पुनः वह प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो देयर आर 2 स्टेजेस, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, एंड 2 phases, एक्टिव फेज एंड डोर्मेंट फेज ऑफ द डिजीज साइकिल। तो यहाँ पे कंप्लीट डिजीज साइकिल आपकी दे रखी है, जिसमें मेनली 2 फेज हैं। एक तो रेस्टिंग फेज है, डोर्मेंट फेज है, और एक दूसरी एक्टिव फेज है। और एक्टिव फेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 तरह से इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो डिजीज साइकिल है, प्राइमरी इन्फेक्शन जो है oospores या माइसीलियम जो सीड्स में प्रेजेंट है उसके थ्रू होता है, और फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये oospores जो सॉइल में प्रेजेंट है जर्मिनेट हो जाते हैं और यंग सीडलिंग्स के थ्रू होस्ट के अंदर एंटर कर लेते हैं, और सिस्टमिक रूप में पूरे प्लांट के अंदर इनके माइसीलियम प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन जो है सिस्टमेटिकली अलोंग विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग इनटू द मेच्योर प्लांट, मतलब सीडलिंग के साथ ये मेच्योर प्लांट में पूरे में डेवलप हो जाता है। जनरली जो सिम्टम्स है पहले लीव्स के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू के रूप में आते हैं, और उसके कुछ बाद जब ईयर हेडिंग ईयर बनने शुरू होते हैं तो वहाँ पर ग्रीन ईयर के रूप में ये आते हैं। सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजिया के द्वारा होता है, जो जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो जू स्पोर्स है वह जर्म ट्यूब के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन को करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन द पैथोजन प्रोड्यूस oospores थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये oospores थिक वॉल्ड होते हैं और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं जो कि पुनः सॉइल के अंदर और सीड के अंदर अपने आप को पेरिनेट कर लेते हैं। फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस में ये डोर्मेंट हो जाते हैं, और हार्वेस्टिंग के टाइम जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो ये प्लांट डेब्रिस के साथ सॉइल में रह जाते हैं, वहाँ पर ये पेरिनेट करते हैं, और उसके बाद जब सीज़न वापस आता है, क्रॉप आती है और फेवरेबल कंडीशंस आती है, तब ये वापस सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम बन जाते हैं। नाउ विल डिस्कस द कंट्रोल मेजर्स ऑफ ग्रीन ईयर। ग्रीन ईयर प्राइमरली सॉइल बोर्न है, इसीलिए कुछ जो फॉलोइंग कंट्रोल मेजर्स इसके सजेस्ट किए गए हैं। पहला है रोटेशन ऑफ क्रॉप विद नॉन होस्ट टाइप। सेकेंड, रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट्स एंड देयर बर्निंग विद इन अ मंथ ऑफ डिजीज डिटेक्शन। थर्ड है स्प्रेइंग ऑफ डाइथेन M45 जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करता है। देन सीड ट्रीटमेंट है विद एग्रोसिन GN। देन है यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो दीज आर द कंट्रोल मेथड्स ऑफ ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। So dear students, this is all about your syllabus mentioned Bajra diseases. First we discussed the smut of Bajra, secondly ergot of Bajra, and third one is green ear disease of Bajra. All three diseases are very important. I hope you understand the topic. Thank you.